देखिए, आज हम आप लोगों को बता रहे हैं बड़ी आंत के बारे में। हम इससे पहले छोटी आंत के बारे में बताए हैं और सारे जो भी पाचन तंत्र में जो भी पार्ट्स हैं उसके बारे में बताए हैं। तो आज हम बड़ी आंत के बारे में जानेंगे। तो बड़ी आंत जो होती है वह छोटी आंत के चारों ओर से घेरे हुए होता है। यह जो होता है वह छोटी आंत की तुलना में इसकी लंबाई बहुत ही कम होती है। यह करीब 2.5 से 3 फीट या उससे भी कम हो सकता है। यह जो है इसके दाहिने छोर पर, बड़ी आंत के दाहिने छोर पर अंगुली जैसी रचना होती है जिसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स में होता क्या है कि इसमें एक छिद्र होती है। जब भोजन जो है छोटी आंत से पाचन के बाद बड़ी आंत में आती है तो इसका कुछ टुकड़ा अगर इसमें धोखे से चले आए तो यह फिर बाहर की ओर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण यह भोजन का टुकड़ा इसी में रह जाता है और सड़ने लगता है। समझे? उस अवस्था में यह क्या हो जाता है कि यह फूल जाता है। तो उस व्यक्ति को एपेंडोसाइटिस नामक रोग हो जाता है। जब व्यक्ति को दाहिनी ओर जो है वह दर्द करने लगे तो वह जो है अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है कि यह जो है अपेंडिक्स फूला हुआ है या नहीं है। यह एक कार्य विहीन अंग है, इसका कोई कार्य नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो भी जानवर है उसमें ये जो है कच्चे मांस खाने वाले, घास खाने वाले जो जंतु हैं उसमें जो है से अपेंडिक्स जो है कार्यशील होता है। और हमारे पूर्वज में भी जो है अपेंडिक्स क्रियाशील ही था। समझे? और इसके बाईं छोर पर एक थैली जैसी रचना होती है जिसको कहा जाता है रेक्टम। रेक्टम इसको कहते हैं मलाशय, जिसमें मल जो होती है, अपशिष्ट पदार्थ, भोजन हम खाते हैं और उसमें से जो न्यूट्रिएंट अवशोषित हो जाने के बाद जो उत्सर्जित पदार्थ बचता है वह रेक्टम में आकर के क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, और रेक्टम में जमा हो गया और रेक्टम के नीचे एक छिद्र होती है जिसके द्वारा ये मल को क्या कर दिया जाता है, बाहर त्याग दिया जाता है। इस छिद्र को कहा जाता है एनस। एनस कहा जाता है। समझे? अब देखिए, ये बड़ी आंत है तो बड़ी आंत के बीच में एक ये लकीर रचना दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है कोलन। क्या कहा जाता है? ये कोलन है। तो कोलन के 3 पार्ट्स होते हैं। ये ऊपर की ओर जा रहा है तो इसको कहा जाता है एसेंडिंग कोलन। एसेंडिंग कोलन। अब देखिए, ये नीचे की ओर आ रही है तो इसको कहा जाता है डिसेंडिंग कोलन। अब देखिए, यहां पर ये मुड़ रही है, इसको कहा जाता है ट्रांसवर्स कोलन। अब यहां देखिए कि इसके भीतर छोटी आंत होती है और ये चारों ओर से क्या हुआ, बड़ी आंत हुआ। तो छोटी आंत और बड़ी आंत कहीं ना कहीं मिलती है, तब ना छोटी आंत में भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का अवशोषण हो जाता है और अपचा भोजन जो होता है वो बड़ी आंत में चली जाती है। तो जहां पर छोटी आंत और बड़ी आंत कहीं ना कहीं मिलती है तो उस स्थान को कहा जाता है सीकम। यानी सीकम के रास्ते छोटी आंत से अपचा भोजन जो है वह क्या हो जाता है, बड़ी आंत में चला जाता है और वो कहां पर जाके जमा हो जाता है, रेक्टम में जमा हो जाता है। समझे? उसके नीचे छिद्र होता है जिसको एनस कहते हैं और समय समय पर यह खुलता है और मल के रूप में वो अपचा भोजन को क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं। तो चलिए, हम अब आप लोगों को ये बता दिए पाचन तंत्र में होने वाला प्रमुख अंग। अब हम इसमें बताते हैं कि कुछ सहायक अंग भी होते हैं जो हमारे भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, वो हम आप लोगों को बताते हैं। चलिए, सबसे पहला सहायक अंग है आपका लीवर। समझे? लीवर जो होता है यह उदर गुहा के ऊपर दाहिनी ओर क्या होता है, स्थित होता है। यह मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह जो होती है यह एक बाह्य ग्रंथि होती है। ग्रंथि भी जो होते हैं वह 2 प्रकार के, एक होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होते हैं बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि हम वैसे ग्रंथि को कहते हैं जिससे केवल हार्मोन का स्राव होता है। समझे?
उसको हम कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, जैसे पीयूष ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आता है। और बाह्यस्रावी ग्रंथि वैसे ग्रंथि होती है जिससे के हार्मोन का स्राव नहीं होता है, केवल एंजाइम का स्राव होता है या कोई रासायनिक पदार्थ अम्लीय क्षार का स्राव होता है, उसको बाह्यस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो लीवर जो है एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है, इससे कोई हार्मोन का स्राव नहीं होता है, इसे केवल रासायनिक पदार्थ जो क्षारीय होता है उससे स्राव होता है, जिसको कहते हैं बील जूस। क्या कहते हैं? बील जूस। ये एक लीवर है और ये जो है इससे स्राव होता है बील जूस, बील जूस, जिसको हिंदी में कहते हैं पित्त रस। और बील जूस जो है तो गॉल ब्लाडर जिसको पित्ताशय बोलते हैं, पित्ताशय में क्या हो जाता है? जमा हो जाता है, समझे? यह जमा हो जाता है और यह जो है इसमें कोई हार्मोन नहीं होती है और न कोई एंजाइम होता है, या इससे जो बील जूस शराबी होता है जो गॉल ब्लैडर में जमा हो जाता है वह जो है सो क्षारीय द्रव होता है, गाढ़ा हरा या पीला रंग का होता है, समझे? और यह भोजन की अम्लीयता को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। भोजन जो है सो अम्लीय हो गया था आमाशय में, समझे? तो वह उसकी अम्लीयता को क्या कर देता है? बील जूस नष्ट कर देता है, जिससे इस पर एंजाइम आसानी से कार्य कर सके। तो बील जूस के दो कार्य हैं। बील जूस के कितने कार्य हैं? बील जूस के दो कार्य हैं। कौन कौन कार्य है? पहला है भोजन की अम्लीयता को नष्ट करना। पहला कार्य क्या है? भोजन के अम्लीयता को नष्ट करना। भोजन की अम्लीयता नष्ट हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, तो भोजन पर जो है से दूसरा एंजाइम आसानी से कार्य कर सकेगा। और दूसरा एक इसका कार्य है कि बील जूस जो है वह वसा का विखंडन कर देता है। फैट का वसा का क्या कर देता है? वसा का विखंडन करता है, समझे? वसा का विखंडन करता है, जिससे जो है वसा का पाचन आसानी से हो जाता है। इसको पैसिक कारक भी कहते हैं। वसा का विखंडन जो होता है उसको पैसिक कारक भी कहा जाता है। अब देखिए, तो ये हम लीवर के बारे में समझ गए। और लीवर, एक और बात समझिए कि जो व्यक्ति शराब पीता है, दारू, वो एल्कोहल होता है, इथाइल एल्कोहल होता है, C2H5OH, वह शराब में होता है। जो व्यक्ति शराब पीता है उसका लीवर पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। उसका लीवर जो है तो जल्द क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो उसका जांच जो है लीवर से ही पता चलता है कि वह व्यक्ति क्या खाया है, समझे? जहर खाया है, उसका मृत्यु कैसे हुई है, समझे? तो लीवर जो है हमारे बॉडी का एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट्स है और यह पाचन तंत्र में अधिक सहायक होता है, समझे? चलिए अब हम जानेंगे दूसरा हेल्पिंग ऑर्गन के बारे में। पाचन में जो है एक दूसरा हेल्पिंग ऑर्गन है जिसका नाम है पैंक्रियाज, अग्नाशय। सुने होंगे नाम। ये अग्नाशय के बारे में हम अब आप लोगों को बता। देखिए यहाँ पर पैंक्रियाज जो होता है, पैंक्रियाज अमाशय, ये अमाशय है ना, स्टोमक के नीचे और लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के ऊपर, इसके बीच में एक पत्ती के समान रचना होती है जो पीले रंग की होती है। यही है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, इसमें अनेक छोटी छोटी नली होती है। सब नली मिलकर के जो है सो अग्नाशय वाहिनी का निर्माण करता है, पैंक्रिएटिक डक्ट का निर्माण करता है। और ये पैंक्रियाज से जो है पैंक्रिएटिक जूस, इसको हिंदी में कहा जाता है अग्नाशयी रस का स्राव होता है। ये अग्नाशयी रस में जो होते हैं वह कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, जैसे लाइपेज एंजाइम या
वसा का पाचन करता है। वसा को क्या कर देता है, विघटित कर देता है, तोड़ देता है, जिससे वसा आसानी से क्या हो जाता है, पाचित हो जाता है। एमाइलेज, एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम भी जो होता है वह क्या करता है, वसा का ही पाचन में सहायक होता है या प्रोटीन का पाचन में सहायक होता है। उसके बाद है लाइपेज, लाइपेज तो लिखा दिए, लाइपेज है, एमाइलेज है। उसके बाद है ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम भी जो है, इसका कार्य मैं बता रहा हूं। ट्रिप्सिन पे प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। उसके बाद है न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज जो है न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में क्या कर देता है, बदल देता है। इस प्रकार उसका पाचन आसानी से हो जाता है, समझे। अब देखिए ये जो होता है पैंक्रियाज जो है, इसके भीतर कई सेल होते हैं। पैंक्रियाज के भीतर अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, डेल्टा सेल, कई प्रकार के सेल होते हैं पैंक्रियाज के भीतर। तो पैंक्रियाज के बीटा सेल से जैसे एक प्रकार का हार्मोन का स्राव होता है, आप लोग उसका नाम सुने होंगे, इंसुलिन। इंसुलिन जो है वह पैंक्रियाज के यानी अग्नाशय के बीटा सेल से स्राव होता है, और यह हमारे बॉडी में जो है ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। जब इसकी मात्रा हमारे बॉडी में कम हो जाती है, अर्थात जब यह जो है सो पैंक्रियाज खराब हो जाता है, तो यह इंसुलिन का स्राव क्या कर देता है, कम कर देता है या बंद कर देता है। तो उस अवस्था में क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कंट्रोल करता है, बढ़ जाता है। तो ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, तो ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो जाता है सुक्रोज में, जिससे हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा, सुक्रोज की मात्रा बढ़ जाती है। और उस अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति को जो है वह मधुमेह, डायबिटीज नामक रोग क्या हो जाता है, उससे वह पीड़ित हो जाता है, ग्रसित हो जाता है, समझे। इसीलिए जो व्यक्ति का मधुमेह होता है उसको इंसुलिन का सुई लगाया जाता है, समझे। यह इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है, समझे। इस प्रकार यह जो है हमारे भोजन के पाचन में यह ग्रंथि भी जो है तो क्या होता है, सहायक होता है। यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है अग्नाशय। और लीवर जो है वह क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। इसके आगे हम ग्रंथियों के बारे में बताएंगे। ये आपका ये चैप्टर लगता है खत्म हो गया है, देख लेते हैं और कुछ बचा है तो।